अस्सलाम वालेकुम। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और पुरअसरार कहानी। ये तकरीबन 1934 की बात है कि हम हिंदुस्तान के मौजूदा शहर अंबाला के इलाका रामगढ़ की गली नंबर 4 में रहा करते थे। मेरे वालिद शाहिद खान बिजली के महकमे में बतौर क्लर्क काम किया करते थे। वो अपनी बकिया तयशुदा वक्त की सरकारी ड्यूटी देने के बाद दुल्हन बाजार के बाहर फ्रूट चाट की रेहड़ी लगाया करते थे। वो अपनी फ्रूट चाट में अपने हाथ से पिसे हुए आला मेयार के मसाले डालते थे। यही वजह है कि उनकी बनाई हुई फ्रूट चाट इर्द गिर्द के इलाकों में बहुत मशहूर थी। वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि उनका अपना कोई ज़ाती मकान हो। इसकी वजह यह थी कि मुझ समेत उनके मज़ीद 5 बच्चे थे। नीज़ वो खुद और अम्मी भी थे। हमारी फैमिली एक छोटे सरकारी क्वार्टर में रहती थी। दूसरी जानिब वालिद के रिटायरमेंट में कुछ अरसा रह गया था। ज़ाहिरी बात है कि हमारी फैमिली को वालिद साहब के रिटायरमेंट के बाद उस क्वार्टर को भी खाली करना था, इसलिए वो अपना मकान ख़रीदने के लिए पैसे जोड़ रहे थे। लेकिन उस ज़माने में भी उस वक्त की आमदनी के मुताबिक जायदाद की बहुत कीमत थी। मेरे वालिद के पास इतने पैसे ही जमा नहीं हो रहे थे कि वो शहर में कोई मियारी मकान ख़रीद ले। हम बहन भाई क्योंकि शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, इसी वजह से वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि उन्हें अपना ज़ाती मकान अंदरूने शहर ही मिले। उधर वालिद के महकमे से फलां तारीख को क्वार्टर खाली करने का ऑर्डर भी मिल चुका था। वालिद साहब की दिली ख्वाहिश थी कि वो नौकरी से फारिग और सरकारी क्वार्टर खाली करने के बाद अपने ही ज़ाती मकान में जाएं, ना कि किराए के मकान में जाएं। वो कहते थे कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इधर उधर धक्के खाएं, इसलिए उन्होंने काफ़ी लोगों को मकान ख़रीदने के बारे में कहा हुआ था, लेकिन जिस कीमत पर वो मकान ख़रीदना चाहते थे वो नहीं मिल रहा था। दरअसल वालिद साहब का ख्याल था कि उनकी रिटायरमेंट में 6 माह हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में गलती की वजह से उनकी मुद्दत मुलाजमत सिर्फ 2 माह रह गई थी, और इन 2 माह में हर सूरत में वालिद साहब को कोई ना कोई मकान ख़रीदना था। एक दिन हमारे क्वार्टर में एक बूढ़ा शख्स और उसका बेटा आया। उस बूढ़े ने वालिद साहब को कहा कि शाहिद साहब, सुना है आप इस शहर में कोई मकान ख़रीदना चाहते हैं। जी हाँ, मुझे अगले 2 माह में लाजमी कोई ना कोई बच्चों के लिए छत तलाश करनी है। उस बूढ़े शख्स ने वालिद को कहा कि मेरे पास रेलवे रोड की फलां गली में एक मकान है, उसे मैं 11,000 रुपये में फ़रोख्त करना चाहता हूँ। उसने अपनी कुछ मजबूरी बताई। वालिद साहब उसकी ये बात सुनकर दिली तौर पर बहुत खुश हुए। जी, आपके पास उस मकान के पक्के कागजात हैं ना? अरे भाई, मेरे पास 16 आने सच्चे पक्के कागजात हैं, असल रजिस्ट्री, फ़र्द वगैरह। वो बूढ़ा ना सिर्फ अपना पता दे गया बल्कि ये भी कह गया कि वो अपनी डिमांड में कुछ कमी भी कर देगा। ये खबर वालिद साहब के लिए बहुत तसल्ली बख्श और खुशाइन थी। वालिद साहब ने फौरी तौर पर उन चंद सियाने दोस्तों से मशवरा किया जो कि पार्टी के रमूज़ न्याज अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने वालिद साहब को जवाबन मशवरा दिया कि वो फौरी तौर पर इस मकान को हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि उस बूढ़े को उस वक्त रुपयों की अशद ज़रूरत है। वालिद साहब ने उस बूढ़े से कागजात लेकर मुतल्लिका महकमों से चेक करवाए। वो वाकई खरे निकले। उसके बाद वालिद ने फौरी तौर पर वो मकान ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने वालिदा समेत हम सब बच्चों को मकान दिखाया। वो मकान बेहद खूबसूरत बना हुआ था। उस बूढ़े ने बता दिया था कि उसने ये मकान बड़ी चाह और दिल से बनाया था। वालिद साहब ने उस बूढ़े को फौरी तौर पर 9,800 रुपये दिए और उससे अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। हम लोगों ने 15 रोज़ पहले ही उस नए मकान का कब्ज़ा भी ले लिया। इस दौरान वालिद भी महकमे से रिटायर हो गए थे। अभी हमें नए मकान में शिफ्ट हुए 2 माह ही हुए थे कि मेरी वालिदा को अचानक अजीब सी बीमारी लग गई। बीमारी ये थी कि उनके सर में शदीद दर्द रहता था और कहती थी कि उन्हें यहाँ शदीद घबराहट होती है। वालिद ने उन्हें कई डॉक्टरों, हकीमों को दिखाया, लेकिन उन्हें रत्ती भर भी मामूली सा भी आराम ना आया। वालिदा ने घर के काम काज में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया था। वो सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती थी। घर का सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो गया था। दूसरी जानिब मेरी छोटी बहन रुकैया के मुंह से एक दिन अचानक गाढ़ा काला खून आने लगा। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उसे वालिद साहब ने फौरी तौर पर नेशनल अस्पताल के बड़े डॉक्टर को दिखाया, तो वो भी उसकी बीमारी का असल सबब ना समझ सका। वो हैरान हुआ कि रुकैया के मुंह से स्याह खून कैसे आ रहा है। ऐसी बीमारी की कैफियत पहले कभी नहीं थी। उस डॉक्टर ने उल्टी सीधी बेमकसद दवाइयाँ देकर टाल दिया।
रुकैया की हालत में भी ज़रा फर्क न पड़ा। उसके मुंह से बदस्तूर काला गाढ़ा खून आ रहा था। इस बदतरीन सूरत हाल से वालिद दोहरी जहनी अजियत का शिकार थे। उन्हें वालिदा ताने देने लगी थी कि ये नया मकान हमारे लिए बुराई, बेबरकती और मनहूसत का बाइस बन रहा है। वालिद साहब ने मकान में कई बार कुरान शरीफ के ख़त्म करवाए। वो खुद भी सवेरे उठकर पूरे घर के कोनों में फिरकर सूरतें पढ़ा करते थे। वालिदा की तबीयत में तो कुछ सुधार आ गया था, लेकिन रुकैया बहुत तकलीफ़ में थी। हमें कभी कभार इस मकान में किसी के चलने की आवाज़ आती थी। एक आध दफ़ा चुड़ैल का ह्योला सा भी नज़र आया। वालिद पहले ही बहुत परेशान थे। उन्हें हर जगह से ये आवाज़ें, मशवरे सुनाई देने लगे कि ये मकान मनहूस और साया शुदा है, लिहाजा इसे फ़रोख्त कर दिया जाए। उन्होंने पहले ही इस मकान को ख़रीदने के लिए भारी कर्जा उठाया हुआ था और उनके पास बाकायदा नौकरी भी नहीं रही थी। उनके लिए नया मकान फ़रोख्त करना और फिर से दूसरे मकान को ख़रीदना इंतहाई मुश्किल हो रहा था। एक दिन हमारे चचा अजमल और उनकी बेटी शमा हमारे घर वालिदा और बहन को देखने आई। चचा ने वालिद को पहले नए मकान ख़रीदने की मुबारकबाद दी और फिर उन्होंने उनसे कहा कि मैंने सुना है कि ये मकान भारी है, इसीलिए सस्ते दामों में बिका है। वालिद साहब ने जवाबन उनकी इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि आपने सही सुना है। तो फिर तेरा क्या ख्याल है, तू क्या इस मकान को रखेगा? सच्ची बात यह है भाई कि मुझे इस बात का वहम हो गया है कि इस मकान में वाकई कोई ना कोई गड़बड़ है, तभी इसका साबका मालिक इसे इंतहाई सस्ता फ़रोख्त कर गया है। चल ज़रा उस पुराने मालिक से मिलें, मैं ज़रा इस मामले को देखना चाहता हूँ। चचा के कहने पर वालिद और चचा उस मकान के साबका मालिक से मिले तो उसने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि उसने वाकई इतना अच्छा नया मकान औने पौने दामों फ़रोख्त कर दिया। उसने बताया कि मैंने जब से ये मकान बनाया था उसी वक्त से मेरी बर्बादी और तबाही के दिन शुरू हो गए थे। मेरा जवान बेटा मुंह से खून आने की वजह से अचानक मर गया था। उसे उस मकान में एक दफ़ा एक चुड़ैल नज़र आई थी। तो बुज़ुर्गों, आपने अपनी मुसीबत हमारे गले में डाल दी थी, मेरे वालिद साहब ने बहुत गुस्से से कहा। उस बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इस मकान को औने पौने फ़रोख्त करना मेरी मजबूरी थी। हम इस मकान में बहुत अजाब में थे। यहाँ हर वक्त कुछ न कुछ पुरअसरार तौर पर वाक़यात होते रहते थे। मैंने सोचा शायद कोई नए लोग आएँ तो उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। बुज़ुर्गों, आपने हमारे साथ बहुत जुल्म किया, आपने हमारी मजबूरी से फ़ायदा उठाया, वालिद साहब ने उससे शिकवा करते हुए कहा। चचा और वालिद जब घर आए तो उन्हें खबर मिली कि शमा घर में बने मचान से फिसल गई। ये एक और नई मुसीबत हमारे घर में आ गई। वालिद और चचा उसे करीबी हस्पताल लेकर गए। उन्होंने उसकी आर्जी ट्रीटमेंट की। उसे किसी हद तक आराम तो आ गया, लेकिन उसके भी मुंह से काला गाढ़ा लहू उसी तरह आने लगा जैसा कि रुकैया के मुंह से आ रहा था। लेकिन उसे खून ऐसा आ रहा था कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी और रुकैया की बीमारी किसी हकीम और डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही थी। शमा एक दिन सोते हुए हड़बड़ाकर उठी और बोली, मुझे ख्वाब में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल नज़र आई है। अब तो वालिद और सबको ये यकीन हो गया था कि वाकई नए घर में किसी ऊपरी मखलूक का साया है और उसे इस घर में किसी भी इंसान की मुदाखलत पसंद नहीं। वालिदा भी कहती थी कि मेरे कानों में किसी के रक्स करने की आवाज़ें आती हैं। अब यहाँ कई सवालात पैदा हो रहे थे। पहली बात ये कि रुकैया और शमा के मुंह से लहू क्यों आ रहा है, और वो भी काले रंग का। और दूसरा, वो जब एक मखसूस गोल कमरे में होती हैं तो वहाँ उस काली रंगत वाले खून की रवानी का हमला होता है, और ये पुरअसरार काला खून कैसा है। इसी दौरान वालिद साहब ने मकान के माथे पर मकान बराए फ़रोख्त का बड़ा सा बैनर लगा दिया। हालांकि हमारा मकान शहर के मरकज़ी और सहूलियात से भरपूर जगह पर था, लेकिन उसका कोई गाहक भी ना आया। वालिद उसी मकान को ख़रीद कर बहुत परेशान थे। अब वो कहते थे कि इससे बेहतर था कि काश मैं अपनी रिहाइश के लिए कोई किराए का मकान ले लेता। उधर वालिदा, मेरी कज़न शमा और बहन रुकैया की किसी को ना समझ आने वाली पुरअसरार बीमारी पर वालिद साहब का बहुत सा रुपया खर्च हो रहा था। चचा अजमल के पास पहले ही कोई रोज़गार न था, इसीलिए वो अपनी बेटी के इलाज पर एक ढीला तक खर्च ना कर रहे थे। वो एक बातूनी और मौका परस्त इंसान थे। वालिद फ्रूट चाट की रेहड़ी भी दिल से नहीं लगा रहे थे। वो दिमागी तौर पर मायूस से हो गए थे। इसी दौरान हमारे घर में खौफनाक और अजीब वाक़या ये हो रहा था कि हमारी रिहाइश के एक मखसूस कमरे में, जिसमें सफ़ेदी हुई थी, वो अचानक बग़ैर किसी वजह के ना सिर्फ काला हो रहा था, बल्कि कमरे की दीवारों का प्लस्तर भी जगह जगह से फूल कर उखड़ने लगा था।
جبکہ مکان کے بقیہ حصے صحیح سلامت تھے۔ رقیہ کہتی تھی کہ مجھے اسی کمرے کی دیواروں میں سے عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ یہ صورتحال ہماری پریشانی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ دوسری جانب شمع کی بھی پاگلانہ حرکات شروع ہو گئی تھیں۔ والدہ کے سر کا درد دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ انہیں نانا اپنے گھر لے گئے تھے۔ الغرض ہمارے گھر میں شدید تناؤ، پریشانی کے کالے بادل چھا گئے تھے۔ ہم بہن بھائی الگ سہمے ہوئے تھے۔ ایک دن والد کے قریبی دفتری دوست رحمت بابا آئے۔ ان کا حلیہ بالکل فقیر و ملنگوں کی طرح تھا۔ انہوں نے لمبا سا سبز چوغا پہنا ہوا تھا جس میں سے شدید درباری عطروں کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی ہر انگلی پر مختلف رنگوں کی اور مختلف پتھروں کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ انہوں نے والد صاحب کو کہا، شاہد میں نے سنا ہے کہ تو آج کل اپنے نئے گھر کو خرید کر بہت پریشان ہے۔ والد اپنے اعصاب جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ وہ رحمت بابا سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ رحمت بابا نے والد صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تو خدا پر بھروسہ کر اور تو میری ایک بات مان۔ کون سی بات؟ میں کل اپنے چلہ کاٹنے والے استاد غلام حیدر سائیں کو لاؤں گا۔ وہ تیرے مکان کو سونگیں گے۔ سونگیں گے؟ یہ تو کوئی مذائقہ خیز بات لگی ہے۔ رحمت بابا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ارے تو اس معاملے میں ذرا میرے استاد سائیں غلام حیدر کو تو آزما کر دیکھ۔ اس دوران وہاں چچا اجمل اتفاق سے ان کے درمیان آ گئے۔ انہوں نے رحمت بابا کی باتیں سنی تو انہوں نے اس کے منہ پر ہی یہ چپتا ہوا جملہ کہا، تو مجھے کسی فراڈیے سے کم نہیں لگتا۔ رحمت بابا نے غصے میں آ کر ان سے بحث کرنا شروع کر دی۔ ماحول خواہ مخواہ یکدم خراب اور تناؤ زدہ ہو گیا۔ والد نے چچا کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا کہ رحمت میرا بہت پرانا مخلص اور اچھا دوست ہے، یہ تو مجھے بغیر لالچ کے اچھا مشورہ دے رہا ہے۔ چچا نے والد سے گستاخی والے انداز میں کہا، میں تو تیرے گھر آ کر بہت پچھتا رہا ہوں۔ میری بیٹی شمع تیرے گھر کے آئی، وہ بھی آسیب زدہ ہو گئی۔ تو ہی میری بربادی کا ذمہ دار ہے۔ والد صاحب انہیں لتاڑتے ہوئے کہنے لگے، تو خود اپنی مرضی سے ہمارے گھر آیا تھا، میں تیرا کوئی ہاتھ پکڑ کر یہاں نہیں لایا تھا۔ چچا نے رحمت بابا کو ایک غلیظ گالی دی تو میرے والد صاحب کو شدید غصہ آیا اور وہ کہنے لگے، تو ابھی اسی وقت میرے گھر سے نکل جا، میں خود بھی یہاں ایک لمحے کو ٹھہرنے نہیں چاہتا۔ چچا بھی چلائے۔ رحمت بابا کرسی سے یہ جملہ کہہ کر اٹھے، خدا تعالیٰ تم پر رحم کرے، اگر تم کو میری باتوں اور مشورے پر یقین نہیں ہے تو تم جانو اور تمہارے کام۔ نہیں رحمت، تم ناراض نہ ہو، ہماری فیملی پہلے ہی ذہنی طور پر بہت اذیت سے گزر رہی ہے۔ شاہد تو اس ڈھونگی مداری کو جانے دے۔ چچا ڈھیٹ پنے سے دوبارہ بولے۔ بابا رحمت جھٹ سے ہمارے گھر سے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد والد اور چچا کے درمیان بہت شدید گالم گلوچ والا جھگڑا ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چچا اجمل اپنی بیمار بیٹی شمع کو اپنے گھر لے گئے۔ والدہ پہلے ہی نانا کے گھر چلی گئی تھیں، اسی لیے ہمارے گھر کا ماحول اور زیادہ افسردہ اور نحوست زدہ ہو گیا۔ والد کی کیفیت دیوانوں جیسی ہو گئی تھی۔ سایہ زدہ مکان بک نہیں رہا تھا۔ والدہ نانا کے گھر تھیں۔ شمع رقیہ ایک پراسرار بیماری سے لڑ رہی تھیں۔ دوسری جانب والد کے معاشی حالات ہم سب فیملی کی کوفت کے گراف میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ دوسرے روز چچی چیختی چلاتی ہوئی ہمارے گھر میں آئیں۔ انہوں نے گھر میں آتے ساتھ ہی ہمارے خاندان کو بری طرح کوسنا شروع کر دیا کہ تم لوگوں کے سایہ شدہ گھر کی وجہ سے میری بیٹی شمع کی حالت غیر ہوئی۔ تمہیں ہمیں پہلے ہی بتانا چاہیے تھا کہ تمہارے گھر میں کسی بدرو کا سایہ ہے۔ والد نے کہا کہ بھاوت جی، ہمیں تو خود اس کے سابقہ مالک نے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے ہمیں اوپری مخلوق کے قبضہ شدہ مکان کو اونے پونے داموں میں پکڑا دیا۔ ارے بھاڑ میں جائے تمہاری یہ منطق، مجھے کچھ نہیں پتا۔ میری بیٹی تمہارے منوز گھر میں آئی اور وہ شدید بیمار ہوئی، اب تمہیں اس کا علاج کراؤ، ہم تو غریب لوگ ہیں۔ والد صاحب نے کہا کہ میری تو بیوی اور بیٹی پہلے ہی بیمار ہیں، میں اب کیا کروں؟ میں تو بھتیجی شمع کا علاج کروا رہا تھا۔ تمہارا بے وقوف شوہر خود ہی اس کو یہاں سے لے کر اپنے گھر واپس چلا گیا۔ نیز اس نے میرے دوست رحمت بابا کو الٹا سیدھا بول کر ناراض کر کے میرے گھر سے بھیج دیا۔ وہ اپنا استاد سائیں غلام حیدر اس مکان میں لا رہا تھا تاکہ اس گھر میں سے اس چڑیل کا اثر ختم کر دے۔ شاہد خدا کے واسطے میری بیٹی کے سر سے اس بن بھلائی آفت کو ٹالنے کا کوئی بندوبست کر۔ بھاوت جی، میں نے اجمل کو 1000 بار منع کیا تھا وہ رحمت بابا کو ناراض نہ کرے اور نہ ہی وہ ہمارے معاملات میں دخل دے، اسی نے سارا بنا بنایا کام خراب کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اجمل چچا نے اپنا وتیرہ بدلتے ہوئے ڈرامائی انداز میں میرے والد کو کہا کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، واقعی مجھے تم دونوں دوستوں کے درمیان آ کر فطور نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔
चचा ने वालिद के कदमों में बैठते हुए कहा, मैं अपनी बेटी शमा की पुरस्सरार बीमारी जो कि ना डॉक्टरों की समझ में आ रही है और ना हकीमों की समझ में आ रही है, बहुत दिलगीर और परेशान हूँ। वालिद साहब ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, मैं कौन सा सुख का चैन ले रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, ये मनहूस मकान तो मेरे गले में सूली की मानद पड़ गया है। चचा ने मुंह बसूरते हुए कहा, भाई अगर आप कहें तो मैं खुद रहमत बाबा के घर जाकर उसके पाँव पकड़कर उसके उस्ताद साईं गुलाम को बुलाऊं। उस रोज़ दोनों रहमत बाबा के घर गए। वहाँ चचा रोते हुए रहमत बाबा के कदमों पर गिर गए। उन्होंने उसे अपने किए गए साबका रवैये की माफ़ी मांगते हुए कहा कि खुदा के वास्ते अपने उस्ताद साईं गुलाम हैदर के ज़रिए मेरी बेटी शमा के मर्ज़ का रूहानी इलाज करवा दो। इलाज को तेरी बेटी नहीं बल्कि तुझे ज़रूरत है। रहमत बाबा ने उसे जलता हुआ तंजिया जुमला दागा। उधर वालिद भी उसकी मिन्नतें समाजते करते रहे, लेकिन रहमत बाबा ने दोनों भाइयों को कोई लिफ्ट ना कराई। उसने हूँ हाँ करके मामला टाल दिया। वालिद और चचा ने उससे कहा कि रहमत बाबा, तेरे पास बड़े मान से आया हूँ। देख, हम दोनों की बेटियां बेकसूर पुरस्सरार बीमारियों की लपेट में आई हुई हैं। इसी दौरान हमारे घर की दाखिली दीवार पर किसी नामालूम शख्स ने काली स्याही से लिख दिया कि इस मकान पर जिनों भूतों का साया है, इसे जो खरीदेगा वो मरेगा। वालिद रोने लगे तो चचा ने उन्हें तसल्ली दी। चचा अजमल को अब अक्ल आ गई थी। हमें ये तवक्का ना थी कि रहमत बाबा आएगा। वो खिलाफे तवक्का अपने उस्ताद साईं गुलाम हैदर को लेकर हमारे घर में आखिर आ ही गया। रहमत बाबा मेरे वालिद और चचा को कहने लगे कि मैं तुम लोगों की मजबूरियों और परेशानियों को समझता हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी बेटियों का बाप हूँ, और वैसे भी शाहिद मेरा पुराना दफ्तरी साथी जिगरी दोस्त है। वालिद और चचा ने जब उससे मज़ीद अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया तो उसने कहा, बस अब मुझे शर्मिंदा ना करो। मेरे दिल में तुम्हारी जानिब से कोई मैल नहीं है। तुम ज़रा साईं गुलाम हैदर को अपना काम करने की इजाज़त दो। मेरे वालिद साहब कहने लगे कि आप इस घर में जहाँ जाना चाहें वहाँ जाकर अपना काम कर सकते हैं। साईं गुलाम हैदर का हुलिया भी बहुत मुज़ाइका खेज़, बिल्कुल फ़कीरों की तरह का था। उसको वालिदा ने वो कमरा दिखाया जहाँ रुकैया शमा वालिदा की तबीयत ख़राब हुई थी, और वहाँ की सफ़ेदी चूने वाली दीवारें काली हो गई थीं। साईं गुलाम हैदर ने घर की तमाम दीवारों पर कुछ पढ़कर पानी के कतरे फेंके। उसने उस मखसूस कमरे पर अपना अमल बहुत देर तक किया जहां वालिद साहब को शक था कि इस पर कोई ऊपरी साया है। साईं गुलाम हैदर घर में नीम पागलों वाली उल्टी सीधी हरकत कर रहा था और उसे देखकर तो हंसी आने लगी थी, जबकि वालिद और चचा उसके आगे पीछे फिरकर उसका काम देखते रहे। वो हमारे पड़ोसी के मकान में भी गया। वहाँ उसने हमारी और उसकी मुश्तरका दीवार को भी अपनी नाक लगाकर सूंघा। साईं ने वहाँ पड़ोसी के घर में दीवानों की तरह चिल्लाते हुए खुशी के आलम में कहा कि मैंने तुम्हारे घर में नेस्ती और मनूसत का असल कारण पकड़ लिया है। लो जी शाहिद साहब, आपके घर से अब ये नहूसत हमेशा के लिए दफ़ा हो जाएगी। कैसी नहूसत? वालिद साहब ने पुरतजस्सुस होकर उससे पूछा। साईं कहने लगा कि मेरे साथ उस कमरे में आओ जहाँ आपको ऊपरी साए का शक है। सब जब मकान के उस मखसूस कमरे में पहुंचे तो साईं ने कमरे की दीवार की तरफ इशारा करते हुए वालिद साहब और चचा को कहा कि इस मकान का असल दुश्मन इधर फंसा हुआ है। कैसा दुश्मन? हमसे साफ और मुख्तसर बात करो। साईं गुलाम हैदर ने बताया कि मेरे हिसाब के मुताबिक इस कमरे की दीवारों में गंतारी जिन की रूह फंसी हुई है, जिसे माहिर अमलियात नेस्ती मारा संतानी जिन कहते हैं। संतानी से मुराद है हर चीज़ पर कालाहट चिपकाना। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि उस संतानी किस्म के जिन की रूह कैसे इस दीवार में पेवस्त हुई, लेकिन मैं अपने मोकलों की दी हुई शक्ति से उस खबीस रूह को निकाल दूंगा। लेकिन मेरे इस काम में आपका मज़ीद कुछ नुकसान हो जाएगा। अब भी तो हमारा नुकसान हो रहा है ना? वालिद साहब बोले। हाँ जी। साईं गुलाम हैदर ने उनकी बात की तस्दीक करते हुए कहा कि मैं अब जो अमल जाप करने लगा हूँ उसके बाद तुम्हारे घर की दीवारों का वो पलस्तर गिरेगा जहाँ उस गंतारी जिन की खबीस काली रूह फंसी हुई है। और इसके बाद भी अगर हमारे घर की नेस्ती कम ना हुई तो फिर हम क्या करेंगे? वालिद साहब ने परेशान होते हुए उससे पूछा। रहमत बाबा ने कहा कि शाहिद, अगर तेरे जहन में अब भी साईं जी के तजर्बे पर कोई शक और शुबा है ना, तो मैं इसी वक्त इन्हें यहाँ से ले जाता हूँ। वालिद साहब ने चचा से मशवरा किया तो उन्होंने मशवरा दिया कि डूब तो हम पहले ही गए हैं, चलो आखिरी बार साईं को भी आजमा लें। रहमत बाबा ने सवालिया अंदाज में अपनी निगाहें वालिद की जानिब घुमाते हुए पूछा, हाँ तो हमारे लिए क्या हुक्म है? वालिद ने इजाज़त देते हुए कहा, रहमत जो तेरा दिल करे वो कर। तू चाहे तो इस इमारत को गिराकर खंडर बना दे। अबे तू बड़ा दिल रख, हिम्मत कर, हमारा काम तो देख ले पहले।
फिर साईं हैदर अली ने सबसे कहा कि जो मैं अपनी ज़ुबान से कलमात निकालूंगा, तुमने दरमियान में कोई बात नहीं करनी और ना ही हंसना है। उसने बच्चों को कमरे से निकाल दिया, लेकिन हम बच्चे खिड़की में से खड़े होकर देखने लगे। साईं गुलाम हैदर तेज तेज अपनी मखसूस आवाज़ में कुछ जाप पढ़ता रहा। शुरू में तो सब कुछ मामूल के मुताबिक रहा, लेकिन तकरीबन 1 घंटे बाद हमारे कमरे की फ्रंट वाली दीवार में अचानक ज़ोरदार दरार पड़ी जो दूर तक गई। उस मंजर को देखकर चचा अजमल डर कर वहाँ से भाग गए, जबकि वालिद रहमत बाबा वहीं खड़े रहे। हम बच्चे भी सहम कर एक तरफ हो गए। साईं गुलाम हैदर ने तकरीबन 2 घंटे मुसलसल बड़ी हिम्मत से अपना अमल जारी रखा। वो पसीने पसीने हो गया था। मुझे अभी तक याद है कि उसके कानों से हल्का हल्का खून आने लगा था। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो धड़ाम से ज़मीन पर बेखुद होकर गिर गया। उसने रहमत बाबा को अपने तरीकों से इशारा करके कहा कि मेरे ऊपर पानी डालो। वालिद साहब गुसल खाने से पानी भरी बाल्टी लाए। उन्होंने पूरी बाल्टी उस पर उंडेल दी। उसके असाब कुछ ठिकाने आए तो वो अपनी जगह से उठा और उसने वालिद को कहा, मुबारक हो, मैंने आपके घर की दीवार में फंसी हुई बरसों पुरानी गंतारी जिन की शैतानी रूह को अपने अमल की ताकत से बाहर निकाल दिया है। वालिद साहब ने कहा कि काश तेरा अमल करामत हो, हम पहले ही बड़े अजाब में हैं। शाहिद, तू अब भी साईं के अमल पर शक कर रहा है? रहमत बाबा ने यह जुमला कहा तो साईं गुलाम हैदर ने बात काटते हुए कहा, अगर आप अब भी मेरे काम से मुतमईन नहीं हैं तो मैं अपने एक छोटे से अमल से अपना किया गया अमल वापस लाता हूँ और जो गंतारी जिन की बदरू तुम्हारे घर की दीवारों से भागी है वो वापस आ जाएगी। नहीं नहीं, खुदा के लिए ऐसा ना करना, चचा अजमल चिल्लाए। फिर साईं बोला, 2 दिन बाद देख लेना, और हाँ, अब चंद रोज तक तुम्हारे घर की दीवारों का उखड़ा प्लस्तर मजीद उखड़ेगा और इस पर तुम्हें कुछ रकम खर्च करनी पड़ेगी। चलो ये जहर भी हम पी लेंगे, बस हमारी इस आफत से जान छूट गई, यही अच्छा है। साईं और रहमत बाबा के चले जाने के बाद हमारे घर का पहले से बुरा हाल हो गया था। बिलखसूस कमरे की दीवारों से पलस्तर झड़ने के बाद बड़ा बदनुमा दिल को डराने वाला नक्शा पेश कर रहा था। 2 रोज तक तो वालिद और चचा का यही ख्याल था कि साईं अपना बेकार काम करके गया है और उल्टा हमारे घर की दीवारों को बर्बाद कर गया है। लेकिन फिर चचा ये बात कहकर भी तसल्ली अब्बू को देने लगे कि जब उसने जाप वाले कलमात पढ़े थे तो वाकई कमरे की दीवारों का अचानक पलस्तर फट गया था। इससे यही साबित होता है कि हो सकता है यहाँ पर से जिन की बदरू चली गई हो। दूसरा, मेरी वालिदा ने बताया कि अब इस घर में दिली सुकून महसूस होने लग पड़ा है। उनके सर के दर्द में भी काफ़ी हद तक कमी आ गई थी। तीसरे रोज़ खिलाफ तवक्का अच्छा मुआवजा हो गया, वो ये कि रुकैया और शमा दोनों के मुंह से काला गाढ़ा खून आना बंद हो गया। फिर मेरे नाना ने वालिद साहब को उस ज़माने में कुछ रकम उधार दी। उसे वालिद ने तमाम घर और दीवारों की दोबारा से मुरम्मत करवाई, उसकी हालत ठीक कराई। उस दिन के बाद से हमारे घर की फ़िज़ा पुरसकून हो गई। अब्बू ने हमारे घर के पिछवाड़े में 4 दुकानें खोल दी, जिससे हमारी आमदनी में इजाफा होता गया। हर लिहाज से खुशहाली वापस आ गई। हमारे मकान को ख़रीदने के लिए गाहक भी आने लगे और वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। आखिरी कीमत 30,000 रुपये लगी, जिसे वालिद साहब ने ठुकरा दिया, क्योंकि साईं गुलाम हैदर और रहमत बाबा अपने वादे पर खरे उतरे थे। उन्होंने वाकई हमारे घर से उस जिन को निकाल भगाया था। उस दिन के बाद से हमारे घर में कभी भी किसी जिन चुड़ैल के चरने फिरने की कोई भयानक आवाज़ नहीं आई और ना ही फिर कभी किसी की तबीयत ख़राब हुई।